नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। तो हमने अभी तक जो चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग धातु अधातु, इसमें क्या क्या देख लिया पहले रिवाइज करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ चुके हैं धातु क्या होती है, धातुओं के भौतिक गुणधर्म पढ़ चुके हैं, और फिर धातुओं के रासायनिक गुणधर्म पढ़ चुके हैं। फिर इसी प्रकार हमने अधातु के बारे में पढ़ा और अधातुओं के भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, इस प्रकार से हमने यह सब देखा। फिर हमने धातुओं के लिए एक सक्रियता श्रेणी भी पढ़ी थी, सक्रियता श्रेणी, जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर किस क्रम में रखा गया है, घटते क्रम में। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था धातुओं और अधातुओं के बीच बनने वाले बंध के बारे में। तो इनके बीच जो बंध बनता है, धातु व अधातु के बीच जो बंध बनता है उसके बारे में हमने देखा। तो यहाँ पे देख लीजिए, जिसे क्या कहते हैं, आयनिक बंध, आयनिक बंध या आयनिक बंध कहते हैं, या विद्युत संयोजी बंध कहते हैं, या विद्युत संयोजक बंध कहते हैं। इसके बाद हमने इससे बनने वाले यौगिक को देखा, जिसे आयनिक यौगिक कहते हैं, और आयनिक यौगिक की विशेषता भी देखी। यहाँ पे यह आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक, और आयनिक यौगिक की हमने विशेषताएं भी देखी। ठीक है, तो विशेषताएं देखने के बाद हम लोग कहाँ पहुंचे थे, विशेषताएं देखने के बाद हम लोग पहुंचे थे कि धातुएं प्रकृति में किस रूप में पाई जाती हैं। धातुओं की प्राप्ति, धातुओं की प्राप्ति स्वतंत्र और किस अवस्था में, संयुक्त अवस्था में। इसके बाद हमने देखा था कि खनिज, तो धातुएं जिस रूप में प्रकृति से प्राप्त होती है उन्हें खनिज कहते हैं। फिर देखा था जिन खनिजों से हमें धातुओं का निष्कर्षण सस्ता और सरल पड़ता है उन्हें क्या कहते हैं, अयस्क। और इसके बाद हमने कुछ अयस्कों के नाम देखे थे। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम के अयस्क, कॉपर के अयस्क, और इसी प्रकार सिल्वर के अयस्क देखा था हमने। इस प्रकार कई अयस्कों का नाम हमने देख लिया था। और उसके बाद हमने यह भी शुरू किया था कि धातुओं का जो सांद्रण होता है, या कह सकते हैं पहले धातुओं का निष्कर्षण, धातुओं का निष्कर्षण हमने पढ़ा। धातुओं का निष्कर्षण हमने देखा था, 3 प्रकार से धातुएं हमें जो हैं, जो निष्कर्षण में हमने प्रक्रिया में देखा था। सबसे पहले क्या देखा गया था, सल्फाइड अयस्क है तो उसका क्या किया जाएगा, भर्जन। सल्फाइड अयस्कों का क्या किया जाता है, भर्जन। कार्बोनेट अयस्कों का, कार्बोनेट का क्या किया जाता है, निस्तापन। और अगर उच्च क्रियाशील धातु है तो उसका क्या किया जाता है, उसका किया जाता है विद्युत अपघटनी अपचयन विधि, विद्युत अपघटन अपचयन विधि द्वारा निष्कर्षण किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यह हमने देखा था, भर्जन और निस्तापन को समझा था। भर्जन क्या है, सल्फाइड अयस्क को गर्म करने की क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है। कार्बोनेट में जब कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं चाहिए, तो इसे निस्तापन कहते हैं। और इसके बाद विद्युत अपघटन अपचयन विधि देखा था, जो अत्यधिक क्रियाशील है। अपचयन यहाँ है, धातुएं हैं ज्यादातर आयनिक रूप में पाई जाती हैं और उनसे शुद्ध धातु को प्राप्त करने के लिए विद्युत अपघटन अपचयन विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहां तक हमने पढ़ लिया था और उदाहरण सहित इसको देखा था। अब आएंगे हम लोग धातुओं का संक्षारण। तो आइए देखते हैं आज की नई हेडिंग, धातुओं का संक्षारण। यह आपने पहले पाठ में देखा था। ठीक है, इसको पहले पाठ में बताया जा चुका है, तो आप प्लेलिस्ट में वीडियो जाकर देख सकते हैं पहले पाठ की वीडियो में। ठीक है, तो वहां से आप इसको कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे मैं परिभाषा के रूप में बताता हूं। सबसे पहले जो धातु होगी, अगर इसको वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो इस पे धूल मिट्टी जमेगी, धूल मिट्टी, नमी भी आएगी कुछ ना कुछ, क्योंकि वातावरण में नमी होती है। फिर ऑक्सीजन भी आएगी। ठीक है, या फिर कह सकते हैं वायु, क्या कह सकते हैं, वायु। इन सब से जब धातुएं क्रिया करती हैं तो इनका धातुएं क्या हो जाती हैं, नष्ट होने लगती हैं, जैसे लोहे पर मूर्छा का लगना। ठीक है, अब यहाँ पे धातुएं जब नष्ट होने लगती हैं तो उसी प्रक्रिया को कहा जाता है संक्षारण। ठीक है, अंग्रेजी में बोलते हैं कोरोजन।
ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को बोलते हैं संक्षारण। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? कोरोजन। ठीक, देख लीजिए, तो धातुओं का धूल, मिट्टी, नमी, वायु आदि से क्रिया करके नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। धातुओं का धूल, मिट्टी, नमी आदि से क्रिया करके, या और वायु भी जोड़ लेंगे, से क्रिया करके नष्ट होना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। आपने पहले जो पहला पार्ट था उसमें देखा था ऑक्सीकरण के दैनिक जीवन में प्रभाव। तो यह ऑक्सीकरण है, यह वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करता है। वायु की ऑक्सीजन से जब धातुएं क्रिया करती हैं तो इनका ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, तो जंग के लिए अणुसूत्र क्या बना था? Fe2O3 इंटू XCH2O। ठीक है, अब धूल मिट्टी का कोई सूत्र तो होता नहीं, तो जिससे हम दर्शाएं, यहाँ पे नमी मतलब यह हो गया जल, और यहाँ पे वायु का मतलब यहाँ देखिए ऑक्साइड बन गया, तो आयरन ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया? आयरन ऑक्साइड। यह लाल रंग की परत जो होती है, जिसे आप मूर्छा कहते हैं, जंग कहते हैं, तो यह जम जाती है, तो उसे हम कहते हैं संक्षारण होना। ठीक है, तो आइए परिभाषा के रूप में लिख लेते हैं। तो धातुओं का वायुमंडल में उपस्थित धूल, मिट्टी, नमी, व वायु से क्रिया करके नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। देख लीजिए, धातुओं का वायुमंडल में उपस्थित धूल, मिट्टी, नमी व वायु से क्रिया करके नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। यानी एक संक्षारण एक प्रक्रिया है जिसके तहत यहाँ पे याद रखना है धातु इस्तेमाल करना शब्द। ठीक है, धातुएं क्या होंगी? धूल से, मिट्टी से, नमी से और ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं। वायु के स्थान पर आप जो याद रखेंगे वह है ऑक्सीजन। क्रिया करती हैं तो उनका ऑक्सीकरण होता है, साथ में धूल, मिट्टी, नमी जम रही है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण के साथ साथ यह भी हो रहा है, इससे धातुएं नष्ट होने लगती हैं, और यही नष्ट होने की प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है? संक्षारण यानी कोरोजन कहलाती है। ठीक, इसे रोकने के उपाय देख लीजिए थोड़ा। रोकने के उपाय, तो सबसे पहले घरेलू उपाय जो देख लीजिए। सबसे पहले हम घर पर जो करते हैं वह है पेंट करके लोहे की धातुओं को, क्या लोहे या फिर कोई भी धातु हो, ठीक है, या उदाहरण पहले देखते हैं। सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देखते हैं। लोहे में जंग लगना, एग्जाम्पल हो जाएगा लोहे में जंग, और जंग का अणुसूत्र याद रखेंगे आप लोग, कभी पूछा जा सकता है, या Fe2O3 इंटू XCH2O लगना। ठीक, इसी प्रकार आप लिख सकते हैं चांदी का काला होना। चांदी का काला होना भी एक प्रकार से संक्षारण की घटना है। ठीक है, आप लोग चांदी का अगर कुछ पहने होंगे, चांदी नहीं होता, चांदी होता है, चांदी का अगर कुछ पहने होंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे काला होने लगता है, तो वह क्या है? संक्षारण का ही एक रूप है। तो रोकने के उपाय देख लीजिए। रोकने के उपाय, किसे रोकने के उपाय? धातुओं का संक्षारण। तो सबसे पहले ज्यादातर जो लोहे का इस्तेमाल किया जाता है हमारे दैनिक जीवन में, इसलिए लोहे को ही ज्यादातर बचाने की कोशिश की जाती है। तो जो लोहे की धातुएं हैं उनको क्या कर दिया जाता है, या लोहे की जो सामानें हैं उनको अक्सर आप देखेंगे पेंट करके रखा जाता है घर में, तो पेंट करके, ठीक है, लोहे की धातुओं को पेंट करके, ठीक है, तो यहां पे हो गया लोहे की धातुओं को क्या करके? पेंट करके। दूसरा बताइए, आपने यसद लेपन सुना होगा पहले पार्ट में। तो जो लोहे की धातुएं होती हैं या स्टील की वस्तुएं होती हैं
उनको जिंक में, गलित जिंक में डुबो दिया जाता है, उसके बाद निकाल लिया जाता है तो उस पर जिंक की एक पतली परत चढ़ जाती है। इसी प्रक्रिया को यसद लेपन कहते हैं। तो यसद लेपन क्या है, या उसी को गैल्वनीकरण भी बोलते हैं। तो यसद लेपन लिख लेते हैं हिंदी में, यसद लेपन, अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं गैल्वनीकरण। ठीक है, यसद लेपन भी हिंदी में है और गैल्वनीकरण भी हिंदी में है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे आप यही लिख के आएंगे, दोनों में से कोई भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यसद लेपन करके या गैल्वनीकरण करके इसमें क्या किया जाता है, केवल सुन लीजिएगा। इसमें जो होता है यसद लेपन में, जो लोहे व स्टील की वस्तुएं होती हैं, लोहे या फिर किसकी, स्टील की, इनको जिंक की गलित अवस्था वाली जो होती है, एक गलित अवस्था में जिंक लिया जाता है, उसी में डुबो दिया जाता है। इसी में डुबो दिया जाता है। डुबो को निकालने से जिंक की पतली परत इन वस्तुओं पर चढ़ जाती है और इनका संक्षारण रुक जाता है। ठीक है, तो ये जानते रहेंगे जिंक कैसा, गलित, गलित जिंक इसमें यह डाल दिया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगला बताइए। इसी प्रकार अगर हम देखेंगे यसद लेपन के बाद पेंट करके हो गया, लोहे की धातुओं को पेंट कर लिया, यसद लेपन कर लिया, और आप देख सकते हैं ग्रीस लगाकर या तेल लगाकर, तो ग्रीस भी आप देखे होंगे कि जो आप अगर साइकिल चलाते हो या गाड़ी चलाते हो तो चेन में क्या लगाई जाती है, ग्रीस लगाई जाती है। ठीक है, नहीं तो वह धीरे धीरे उसकी जो क्या है, ग्रीसिंग जो है जब खत्म हो जाती है तो धीरे धीरे वह जंग पकड़ना चालू कर लेता है, तो इसलिए ग्रीस किया जाता है, उसको तेल लगाया जाता है। मशीनों को अक्सर आप देखते होंगे इस तरह से। ठीक है, इस प्रकार हो गया ग्रीस या तेल लगाकर। और भी है एग्जाम, और भी रोकने के उपाय हैं, तो देखिए यहाँ पे, और आप देख सकते हैं मिश्र धातु बनाकर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, मिश्र धातु बनाकर, यहां पे देख लीजिए, मिश्र धातु बनाकर। अगर किसी लोहे कोई भी धातु हो, अगर वह जल्दी खराब होने वाली हो, जंग लगने वाली हो, उसे किसी धातु के साथ मिलाकर मिश्र धातु बना दीजिए, तो उस पर जंग लगने की संभावना धीरे धीरे कम हो जाती है, यानी संक्षारण उसका रुक जाता है। तो आपने यह देख लिया धातुओं का संक्षारण क्या होता है और उसे रोकने के क्या क्या उपाय हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, हमें मिश्र धातु भी समझना है और उपधातु के बारे में भी थोड़ा सा जानना है, तो नोट करिए इसको। आइए अब देखते हैं उपधातु। तो हमने धातु पढ़ लिया, अधातु पढ़ लिया, अब आते हैं उपधातु पर, फिर देखेंगे मिश्र धातु। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो उपधातु के बारे में विशेष जानकारी ज्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि पूरे ज्ञात तत्वों में 8 ही उपधातुएं हैं। देखिएगा यहां पे उपधातु, तो अगली हेडिंग है आपकी उपधातु। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स। ठीक है, तो क्या होती हैं उपधातुएं, तो वे तत्व जो धातु और अधातु दोनों का गुण रखते हैं उन्हें उपधातु कहा जाता है। तो वे तत्व जो धातु व उपधातु दोनों का गुण रखते हैं, दोनों का गुण रखते हैं, उपधातु कहलाते हैं। कहलाते हैं। ठीक है, और यहां पे एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं आर्सेनिक, आर्सेनिक जिसे क्या कहेंगे, आर्सेनिक को AS से दर्शाते हैं, और कॉमा करके दूसरा लिख सकते हैं एंटीमनी, एंटीमनी इसे दर्शाते हैं SB से। एंटीमनी को किसे दर्शाते हैं, SB से। और अगर एक नोट लिखना चाहें आप लोग, अभी तक ज्ञात उपधातुओं की संख्या, ज्ञात उपधातुओं की संख्या
संख्या 8 है। ठीक है, अभी तक ज्ञात उपधातुओं की संख्या कितनी है? 8 है। जिसमें ज्यादा जानना तो है नहीं। वे तत्व जो धातु व उपधातु, यहाँ पे उपधातु नहीं अधातु है, देखिए धातु व अधातु दोनों का गुण रखते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं, या वे तत्व जो धातु व अधातु दोनों का गुण रखते हैं उपधातु कहलाते हैं। एग्जाम्पल आर्सेनिक, एंटीमनी। और नोट में अभिज्ञात उपधातुओं की संख्या कितनी है? टोटल 8 है। तो आप इसे इतना ही उतारेंगे। फिर हम बात करते हैं मिश्र धातु की। आइए अब देखते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु अंग्रेजी में बोलते हैं एलॉय। मिश्र धातु एलॉयज। ठीक है, देखिएगा इसे। तो क्या है, अगर हम दो या दो से अधिक धातुओं को किसी निश्चित अनुपात में मिलाएं, और निश्चित अनुपात में मिलाने से क्या प्राप्त हो जाएगा? एक समांगी मिश्रण। और उसे गलित अवस्था में मिलाना है। पहली बात, गलित अवस्था में मिलाने से एक समांगी मिश्रण जब प्राप्त हो जाए तब हम उसे कहते हैं मिश्र धातु। तो क्या हो जाएगी परिभाषा? दो या दो से अधिक धातुओं को, दो या दो से अधिक धातुओं को गलित अवस्था में मिलाने से प्राप्त समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? मिश्र धातु कहलाता है। मिश्र धातु कहलाता है। देखिए, दो या दो से अधिक धातुओं को गलित अवस्था में मिलाने से प्राप्त समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है, एलॉयज कहलाता है। याद रखना है, दो या दो से अधिक कीवर्ड्स याद रखेंगे। अधिक धातुओं को मिलाना है। ठीक, कभी कभी अधातु की थोड़ी सी मात्रा मिलाई जा सकती है, तो उससे आप लोग कहीं कहीं किताबों में लिखा भी है धातु, तो ज्यादा इससे अंतर नहीं आता है। आपको धातु ही याद रखनी है। दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाना है। ठीक है, तो अब देखेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं पीतल। ठीक है, क्या ले सकते हैं? पीतल। कैसे याद रखेंगे पीतल किससे किससे किन धातुओं से मिलकर बना है? तो पीतल के लिए याद रख लेंगे, बताते हैं। पहले देख लेते हैं किससे मिलके बना है। तो इसका संगठन कौन कौन है? तो पीतल मिलके बनता है, देखिएगा, तांबा से, यानी कॉपर से। किससे? कॉपर से। लिख देते हैं तांबा। तांबा होता है 70% और दूसरा होता है जिंक। यह होता है, जिंक होता है 30%। ठीक है, तो यहां पे आप कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, यहां से हो गया पी और यहां से ता और यहां से जी, पिता जी। आप इसको याद कर सकते हैं ऐसे, पिता जी। तो पी से पीतल, ता से तांबा, जी से जिंक। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। अब देखिएगा यहां पे तांबा हो गया 70%, जिंक हो गया 30%। एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कांसा। दूसरा एग्जाम्पल क्या देख लीजिए? कांसा किससे किससे बना है? तो तांबा यानी कॉपर, और इसमें होता है 88% तांबा, और इसके बाद होता है टिन कितना परसेंट होता है? तो यह होता है 12%। जब इनको मिलाया जाता है इस अनुपात में तो किसका निर्माण होता है? गलित करके मिलाना है तो कांसा का निर्माण होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख लेंगे, दो या दो से अधिक धातुओं को गलित अवस्था में मिलाने से प्राप्त समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? जो समांगी मिश्रण प्राप्त होता है उसे मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, जैसे पीतल है, कांसा है। इसी प्रकार हम और भी देखेंगे। सबसे पहले आप इसको उतारेंगे, फिर हम बात करेंगे कुछ मिश्र धातुओं की। जैसे आप देखेंगे सोने की मिश्र धातु बनाई जाती है। फिर हम देखेंगे कि आपको अमलगम एक दिखाया जाएगा। और दूसरी बात है कि कुछ मिश्र धातुओं का नाम भी जानेंगे, जिनका उपयोग भी जानना होगा। तो सबसे पहले इसको उतार कर इसे कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो आइए अब देखते हैं मिश्र धातु का कुछ एग्जाम्पल, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे अमलगम।
तो देखिए, सबसे पहले है अमलगम, कुछ मिश्र धातुएं। तो आप लिख सकते हैं ऐसे ही, कुछ प्रमुख मिश्र धातुएं। अभी अलग से और भी जानेंगे, पहले कुछ आपकी किताब में दिया है अलग से। तो सबसे पहले यह देख लेते हैं कि अमलगम अमलगम क्या होता है। तो देखिएगा, कुछ धातुएं होती हैं जिनको मरकरी में अगर मिला दिया जाए, यानी पारा में अगर मिला दिया जाए, तो अमलगम का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे कुछ धातुओं जैसे Ag यानी कौन, सिल्वर, Sn यानी टिन, Cu यानी कॉपर, Au माने सोना हो जाएगा, यहां K से पोटेशियम हो गया, और Na से सोडियम हो गया। तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कौन कौन सी धातुएं हैं मुख्यतः। Ag सुनो कुछ और काम नहीं। ठीक है, तो यहां देखिए, तो कुछ और काम नहीं इस तरह से याद कर सकते हैं। तो क्या हो गया, सिल्वर, टिन, कॉपर और सोना है, और क्या है, पोटेशियम है और सोडियम है। के या आदि लिख सकते हैं, कुछ और भी शामिल हो सकती हैं धातुएं। आदि धातुओं के मरकरी कोष्टक में क्या, Hg यानी पारा के मरकरी में बने विलयन को अमलगम कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, कुछ धातुओं जैसे Ag, Sn, Cu, Au, K और Na आदि धातुओं के मरकरी में बने विलयन को अमलगम कहते हैं। एक नोट याद रखेंगे, यहां पे Fe यानी कि आयरन, लोहा, व Pt यानी प्लेटिनम अमलगम नहीं बनाती हैं। तो यह अलग से पूछा जाता है कौन सी धातुएं अमलगम नहीं बनाती हैं। तो आप इन दो धातुओं का नाम याद रखें, और भी है लेकिन आपको दो ही याद रखना है, लोहा है और कौन है, प्लेटिनम है, अमलगम नहीं बनाती हैं। ठीक है, याद रखेंगे इसे। इसी प्रकार देखेंगे हम सोने की मिश्र धातु। देखिए, सोने की मिश्र धातु क्या है। तो यहां पे आपको पता है कि शुद्ध सोना, केवल ऐसे ही जानिए इसको, शुद्ध सोना जो होता है वह 22 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का होता है, 22 कैरेट का होता है। 22 नहीं, 24 कैरेट का होता है, सॉरी, कितने कैरेट का, 24 कैरेट का। लेकिन जब आभूषण बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो जो 24 कैरेट वाला होता है बहुत ही लचीला होता है, बहुत ही उसमें खिंचाव आ जाता है। तो आप ऐसे हाथ से ही खींच देंगे तो फैल जाएगा, तो उसे हल्का सा कठोर बनाया जाता है। तो उसे हम आभूषण वाला जो लेंगे, तो आभूषण का सोना जो होगा वह 22 कैरेट का होता है। सोना 22 कैरेट सोना होता है, 22 कैरेट का सोना, 22 कैरेट का। ठीक है, यानी कि इसमें क्या हो गया, 22 कैरेट का जो सोना है, इसमें दो चीजें आ गई। 22 भाग सोना है, 22 भाग क्या है, सोना, सोने वाला सोना नहीं, गोल्ड वाला सोना। और दो भाग इसमें मिला दिया जाता है, ज्यादातर करके चांदी मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, चांदी मिलाया जाता है, या फिर कभी कभी कॉपर भी देखने को मिल सकता है, तांबा देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, सोने की मिश्र धातु कैसे बनाई जाती है। तो शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है, जो कि बहुत ही लचीला होता है। ठीक है, इसलिए आभूषण बनाने के लिए सोने को 22 कैरेट का बनाया जाता है, और इसमें 22 भाग सोना होता है और 2 भाग क्या होता है, सिल्वर हो सकता है या फिर कॉपर हो सकता है। इसी प्रकार जो लोहा होता है वह भी बहुत लचीला होता है। आयरन, शुद्ध लोहा जो होता है बहुत लचीला होता है। लोहे की मिश्र धातु, इसे कठोरता प्रदान करने के लिए, ठीक है, लोहे को कठोरता प्रदान करने के लिए, तो आयरन में यानी लोहे में 0.0
0.005% कार्बन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? लोहे में 0.05% कार्बन मिला दिया जाता है तो लोहा क्या हो जाता है? कठोर और प्रबल हो जाता है। इस प्रकार से इन उपधातु मतलब मिश्र धातुओं को देख लीजिए। अमलगम है तो कुछ धातुओं जैसे AgSN यानी कि सिल्वर, टिन, कॉपर और गोल्ड, पोटेशियम, सोडियम आदि धातुओं के मरकरी में बने विलयन को अमलगम कहते हैं। दो धातुओं को याद रखना है कि लोहा है यानी आयरन है और प्लेटिनम है, अमलगम नहीं बनाती हैं धातुएं। सोने की मिश्र धातु, सोना शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है जो बहुत लचीला होता है, इसलिए आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 22 भाग तो सोना होता है लेकिन 2 भाग सिल्वर हो सकता है या फिर कॉपर हो सकता है। लोहे की मिश्र धातु क्या होती है? तो लोहे में जब 0.05% कार्बन मिला दिया जाता है तो यह लोहे की मिश्र धातु बनती है, जिससे लोहा प्रबल हो जाता है, कठोर हो जाता है। ठीक है, नहीं तो लोहा होता है बहुत, यह भी लचीला होता है, नर्म लोहा होता है, तो उसे क्या कर दिया जाता है? कठोर बनाया जाता है कार्बन मिलाकर। ठीक है, तो आप इसे याद कर लेंगे। और यहाँ पे इसको याद करने का तरीका क्या है? तो आप ऐसे याद रख लेंगे, Ag सुनो कुछ और काम नहीं। तो कैसे हो गया? तो यहां से हो गया Ag और सुनो से SN, कुछ के लिए Cu और के लिए Au और काम के लिए K और नहीं के लिए Na। इस तरह से आप इतने को याद रखें और बाकी याद करने की जरूरत नहीं है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो आइए अब जान लेते हैं कि मिश्र धातुओं को बनाने का उद्देश्य क्या है हमारा। ठीक है, तो यहां पे आपने यह नोट कर लिया होगा। अब देखिए मिश्र धातुओं को बनाने का उद्देश्य, तो सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि मिश्र धातु को जो बनाने का उद्देश्य है वह है उसको संक्षारण से बचाना, जो कि आपने पहले ही देख लिया है। तो मिश्र धातु बनाने का उद्देश्य, मिश्र धातु बनाने के उद्देश्य, ठीक है, क्या पर्पज है इसके? तो देखिएगा, सबसे पहला तो उद्देश्य यही हो गया कि संक्षारण से बचाना। धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए आप पूरी लाइन पूरा कर लेंगे। संक्षारण से बचाना मैं शार्ट में लिख देता हूं। धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए मिश्र धातु बनाई जाती है। ठीक है, तो संक्षारण से बचाने के लिए बचाना, ठीक है, तो संक्षारण से बचाने के लिए मिश्र धातु को बनाया जाता है, यानी धातुओं को मिश्र धातु में बदला जाता है। ठीक है, दूसरा आप यह लिख सकते हैं कि इनका गलनांक घटाने के लिए, गलनांक को कम करने के लिए। क्यों? गलनांक को कम करने से क्या होगा? तो इन्हीं का इस्तेमाल गलनांक कम करने से हो जाएगा क्या? सोल्डरिंग में काम आ जाएगा यह। ठीक है, तो गलनांक को कम करने के लिए, ताकि यह सोल्डरिंग में काम आ सके, इसलिए मिश्र धातु बनाई जाती है। तीसरा बताइए। तीसरा, जैसे जब हम मिश्र धातु बनाते हैं तो उसमें ना एक नए रंग, अलग तरह का रंग आ जाता है। जैसे आपने ब्रांज देखा होगा, ब्रांज मेडल तो सोने के समान होता है थोड़ा सा, तो आप कह सकते हैं तो ब्रांज एल्यूमिनियम और कॉपर मिला के बनाया जाता है जो कि सोने के समान होता है। ठीक है, तो आपने एक नाम और सुना होगा, रोल गोल्ड सुना होगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, तो रंग व प्रकटीकरण, प्रकट सुधार के लिए, रंग व प्रकटीकरण सुधार के लिए आप लिख सकते हैं। ठीक है, रंग व प्रकटीकरण सुधार के लिए। ठीक, संक्षारण से बचाने के लिए, गलनांक को कम करने के लिए, 1 मिनट, गलनांक को क्या करने के लिए? कम करने के लिए, रंग व प्रकटीकरण सुधार के लिए, और भी एकाधिक आप बता सकते हैं कि मिश्र धातु बनाने का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो यहां पे एक देख लीजिए, और जैसे इसको मजबूती और कठोरता प्रदान करने के लिए, धातुओं को मजबूती व कठोरता प्रदान करने के लिए, मजबूती व कठोरता प्रदान करने के लिए। ठीक है, तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। तो मिश्र धातु बनाने का उद्देश्य हमारे सामने यह है। ठीक है, तो आप 4 लिख लेंगे, ये याद रहे। कभी की सवाल जो बनता है वह सुन लीजिए कि मिश्र धातु बनाने का हमारा उद्देश्य क्या है। ऐसे भी सवाल पूछ सकता है, या फिर पूछ सकता है कि मिश्र धातुएं क्या होती हैं, या मिश्र धातु किसे कहते हैं और इनके बनाने का उद्देश्य क्या है। तो ऐसे सवाल आ जाएगा तो मिश्र धातु की परिभाषा लिख के इसे लगा देंगे। ठीक है,
तो इसको उतार लीजिए और फिर हम बात करते हैं कुछ मिश्र धातुओं की। एक मैं श्रेणी बनाऊंगा, चार्ट बनाऊंगा, जिसे आप लोग उतार लीजिएगा, उसमें से कभी भी कोई पूछे तो आप बता लेंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कुछ मिश्र धातुओं के नाम लिखे गए हैं जिनको आप याद कर लीजिएगा। इसमें से कोई भी एक आध कभी कभी पूछा जा सकता है कि बताइए कि निम्नलिखित मिश्र धातु किन किन धातुओं का संगठन है और यह इसका उपयोग किस लिए किया जाता है। जैसे हमने लिख दिया पीतल, पीतल में कॉपर 70% है, जिंक कितना परसेंट है 30%। इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तार, मशीन के पुर्जे, बर्तन बनाने में किया जाता है। इसके बाद कांसा है तो Cu कितना है यानी कॉपर 88% है, Sn कितना है यानी टिन कितना है 12%। इसका प्रयोग होता है बर्तन व मूर्तियां बनाने में, ठीक है। इसके बाद मुद्रा धातु है, सिक्के जो बनाए जाते हैं, मुद्राएं बनाई जाती हैं। कॉपर 95%, टिन कितना 4%, प्लेटिनम कितना है 1%। मुद्रा निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम गोल्ड, इसका अंग्रेजी नाम भी याद रखिएगा, रोल्ड गोल्ड बोला जाता है, ठीक है। तो जो आप ब्यूटी पार्लर से उधार लेके जाते हैं आभूषण, यह यही होता है वास्तव में, जो चमकता है सोने की तरह। इसमें कॉपर, सोना तो होता ही नहीं, इसमें कॉपर 90%, एल्यूमिनियम 10% होता है। आभूषण व मूर्तियां बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। गन मेटल में कॉपर होता है 88%, टिन होता है 10% और जिंक होता है 2%। अब इसका नाम से ही स्पष्ट है किस लिए किया जाएगा, बंदूक, हथियार व मशीनों के पुर्जे बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इस चार्ट को आप ऐसे ही नोट कर लें, ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और यहीं पर यह पूरा पार्ट समाप्त होता है आपका चैप्टर नंबर 3। अब इसके बाद हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।